गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाँ, अगर अब आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप बता दें प्लीज। एचएपी आपको बहुत आती है मुझे लग रहा है। नो वन वांट टू लर्न। हाँ जी सुशांत जी बताइए। सुशांत मिश्रा। जी मैम। हाँ जी बताइए। एक्चुअली उदित सर की तरफ से मुझे अभी एचएपी के ही कंटेंट आ रहे हैं, इसलिए एचएपी पढ़ा रही हूँ। मुझे सारे सब्जेक्ट के क्रैश कोर्स का दिया गया है कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने एक्सेप्ट केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए मैं नहीं, अथॉरिटी मेरा नहीं है। और वो ठीक है, वो टीचर जो है उनको मैं जानती हूँ, बट वो सर के अकॉर्डिंग वो कब क्लास होगी उसका मेरे से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए मैं उसकी जानकारी नहीं दे सकती। आप एचएपी पढ़ रहे हैं तो अभी मतलब एचएपी की बातें करनी चाहिए ना। हाँ, तो सुशांत जी आपका कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास। क्या हो गया? हाँ रवि जी बताइए क्या हुआ। लता जी बताइए। फार्मास्यूटिक्स कंप्लीट हो गया क्या? क्या कंप्लीट हो गया? फार्मास्यूटिक्स कंप्लीट हो गया क्या मैम? नहीं, अभी मुझे एचएपी के कंटेंट आ रहे हैं तो मैं एचएपी ही कर रही हूँ। अब ये एचएपी सब फिनिश होने वाला है, चैप्टर नंबर 14 है ना। अब शायद है नहीं कुछ, या आगे अगर 1-2 चैप्टर होगा तो उसके बाद सर दूसरे सब्जेक्ट का देंगे तो फिर हम उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो सारे सब्जेक्ट बाकी हैं। आपका सोशल फार्मेसी है, आपका कोग्नोसी है, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके बाकी हैं, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जी बताइए। डी फॉर्म, आपका नाम डी फॉर्म है? हेलो हेलो। हाँ जी बताइए। डी, आपका नाम क्या है बेटा? अंकित कुमार। हाँ, आपका नाम यहाँ पे डी फॉर्म शो हो रहा है, इसलिए मैं आपको नाम से नहीं बुला पाई। बताइए। अभी क्लास लिया हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम है। तो अभी तक जो सिलेबस लोड था उसी में से पढ़ रहा था। आज पहला दिन है, ऑनलाइन आया तो इसलिए पूछ रहा हूँ। तो डेली क्लास चलती है कि? हाँ, वो आपको YouTube पे भी सर बता रहे हैं ना कि डेली का डेली क्लास चलता है। और ये टाइमिंग्स का क्या है कि मेरी 2 दिन से थोड़ी टाइमिंग डिस्टर्ब हो गई, मैं नोटिफिकेशन भी नहीं डाल पाई। 7:30 आपका एक रेगुलर टाइम है क्लास लेने के लिए, ठीक है। तो अभी हमारा एचएपी सब्जेक्ट खत्म हो चुका है, इसके बाद हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, और वो जो भी होगा मुझे उदित सर की तरफ से कंटेंट आएगा उसे मुझे आपको समझाना होगा, ठीक है। जी मैम जी। मैं सिर्फ समझाने का काम करती हूँ, मैं नोट्स नहीं करती हूँ। मुझे जो कंटेंट मिलता है मैं वो समझाती हूँ आपको। कौन है? और कौन है? सूरज। आप लोग पहले बात ही कर लो, पढ़ने का तो मन किसी का है नहीं। हाँ बताइए सूरज जी। हेलो। हाँ जी सूरज जी बताइए। मैम ये किस चीज से क्लास चल रहा है? एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके मैम, अभी खत्म हो गया या अभी स्टार्ट हुआ है? अभी स्टार्ट होएगा। बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने पहले क्वेश्चन राउंड स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पढ़ाते समय बीच में मैसेजेस आते हैं तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा पहले मैं बातें कर लेती हूँ फिर मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। ओके, अब मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। आपकी कॉल कैंसिल करें? आपको कुछ पूछना नहीं था, बस क्लास के लिए पूछना था? नहीं मैम, बस ये। जी जी जी। ओके, ठीक है। अब मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, प्लीज पढ़ लीजिए और मैं नोटिफिकेशन देने का ट्राई करूंगी। एक्चुअली वो मेरे मोबाइल में ऐप नहीं है, इसलिए मुझे दिक्कत होती है। तो ये फिर से स्टार्ट करते हैं। आप लोग को स्टार्टिंग से ही बताती हूँ मैं, ठीक है। देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जिसे हम अंतःस्रावी तंत्र भी कहते हैं।
हार्मोन सिक्रीट करने वाला सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है इंक्लूड मतलब रखता है विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों को जो सिक्रीट करती हैं विभिन्न प्रकार के हार्मोन, और ये हार्मोन एसेंशियल आवश्यक होते हैं मेंटेनेंस व्यवस्थित करने के लिए हमारे शरीर की सामान्य साम्य स्थिति को। सामान्य साम्य स्थिति वह स्थिति है जिसमें शरीर को बिना बीमारी बिना रोगों के सरवाइव करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो उस साम्य अवस्था को बना के रखना, निरोगी अवस्था एक तरह से। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। हार्मोन क्या होते हैं, तो आप रिप्लाई करेंगे हार्मोन्स एक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के कार्यों को। जैसे इंसुलिन हार्मोन हमारे रुधिर हमारे ब्लड में बढ़े हुए ग्लूकोज को घटाने का काम करती है। थायराइड हार्मोन्स हमारे शरीर के में मेटाबॉलिज्म कराते हैं, जो भी चीजें हम खाते पीते हैं उनको सिंपल से सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करने का कार्य करते हैं। उपापचयी क्रिया कराने का काम थायराइड ग्लैंड का होता है। फिर तो इस प्रकार से हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को ये हार्मोन नियंत्रित करते हैं। ठीक है, कंट्रोल। नेक्स्ट, यहाँ पे ग्रंथियां हैं जैसे इन्होंने दिखाया। ब्रेन में हमारी 2 ग्रंथियां हैं, पीनियल एंड पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड है जो लोगों को ये बताती है, लोगों को मतलब ये सबकी राजा है, सबकी किंग है, जो पीनियल, थाइमस, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, ओवरी के एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, इन सारे हार्मोन को जरूरत पड़ने पर सिक्रीट करती है या स्टॉप करती है, ये सारे कार्य करती है। ठीक है, कब किसे सिक्रीट होना है, कब स्टॉप होना है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं पिट्यूटरी को। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, 2 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक एंडोक्राइन होती है, एक एक्सोक्राइन होती है। एंडोक्राइन डक्टलेस होती है, मतलब इसमें कोई इसके सिक्रीशन के लिए कोई नलिका, कोई ट्यूब नहीं होती है। ठीक है, ये डायरेक्ट ही रुधिर में, ब्लड में अपना सिक्रीशन पहुंचा देती है बिना किसी ट्यूब के। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड इसके पास डक्ट होती है, डक्टेड ग्लैंड होती है, ये एक डक्ट की सहायता से ब्लड में अपना सिक्रीशन पहुंचाती है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं सलाइवरी ग्लैंड, जैसे मुंह में जो लार्व लेके आती है। ठीक है, और क्या कहते हैं, बहुत सारे हैं वैसे। दूसरी मान लीजिए लैक्राइमल ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि जो रोने के आंसुओं को लेके आती है। फिर पैनक्रियास में जैसे आपका है, पैनक्रियास और क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पैनक्रियाटिक जूस। एक्चुअली पैनक्रियास जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है ना, तो दैट इज एक्सोक्राइन सिक्रीशन। उसमें कोई डक्ट का जरूरत नहीं है, मतलब उसमें डक्ट का जरूरत है। ठीक है, सिस्टिक डक्ट एंड ऑल, पैनक्रियाटिक डक्ट वो इकट्ठा होते हैं, पैनक्रियास एम्प्यूला बनाते हैं। तो उतना नहीं जानना है। वह ग्रंथियां जिनमें डक्ट हो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वह ग्रंथियां जिनमें डक्ट ना हो वह एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन डायरेक्ट ब्लड में अपना सिक्रीशन देती है, एक्सोक्राइन एक डक्ट, एक नलिका के द्वारा ब्लड में अपना सिक्रीशन देती है। बेटा मैं स्लो बोल रही हूँ, आप लोग कभी कहो कि फास्ट बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आया जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसका साइज मटर के दाने के आकार का होता है। इसका भार 0.5 ग्राम होता है। ये कनेक्टेड, जुड़ी हुई होती है पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस ब्रेन के सेरेब्रम पार्ट में पाया जाता है, हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती है एक स्टॉक की मदद से, एक डंडी की मदद से। उस डंडी का नाम होता है इन्फंडिबुलम। तो इन्फंडिबुलम इज द स्टॉक दैट कनेक्ट द हाइपोथैलेमस विद पिट्यूटरी ग्लैंड। इन्फंडिबुलम एक स्टॉक है जो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड से जोड़ने का काम करती है। इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। As its secretion control various glands of the body, जैसा कि मैंने पीछे फिगर में कहा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है जो अन्य ग्रंथियों के हार्मोन के सिक्रीशन को कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, कब चालू करना है, कब बंद करना है, ये काम करती है। फिर लोकेशन एंड स्ट्रक्चर कहाँ पे पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी फोसा में पाई जाती है।
पिट्यूटरी फोसा मतलब जैसे आपके घर में आपका एक कमरा होता है, वैसे ही आपने देखा था फिगर में, देखिए कि ये ब्रेन के पार्ट में उपस्थित है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ब्रेन में ऐसा गड्ढा जिसे हम पिट्यूटरी फोसा कहें, पिट्यूटरी का गड्ढा कहें, वहीं पे ये पाई जाती है। तो पिट्यूटरी फोसा में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कहाँ पे उपस्थित है? ब्रेन के बेस में उपस्थित है, निचले तल में ब्रेन के, जो कि आप फिगर में भी देख सकते थे। और निचला तल ब्रेन का जो है, तो उस निचले तल में एक हड्डी होती है जिसे कहते हैं स्फेनॉइड बोन। इसी स्फेनॉइड बोन के अंदर पिट्यूटरी का गड्ढा होता है जिसमें कि पिट्यूटरी उपस्थित होती है। तो इन शॉर्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड लाइज विदिन द स्फेनॉइड बोन ऑफ द बेस ऑफ ब्रेन, ठीक है, इन पिट्यूटरी फोसा। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है स्फेनॉइड बोन में, जो कि ब्रेन का बेस होती है, उसके अंदर उपस्थित पिट्यूटरी फोसा में। द हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड एंड मूव टू द पिट्यूटरी ग्लैंड वाया हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। जो पीछे जो निहाल जी कह रहे थे, निहाल पटेल जी, कि उन्हें पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं समझ में आया, ये लाइन ध्यान से देखिए। जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन होते हैं, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी के तो हार्मोन 6-7 हैं, वो सिक्रीट होते हैं, बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, उसके पास कोई हार्मोन नहीं बनता है, लेकिन वो हार्मोन को स्टोर करने का काम करता है। कैसे? क्योंकि हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो होते हैं, हाइपोथैलेमस के हार्मोन जो होते हैं, वो प्रोड्यूस्ड होते हैं हाइपोथैलेमस के थ्रू और मूव चले जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पास वाया किसके द्वारा? हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम एक रास्ता है जिसके जरिए हाइपोथैलेमस के हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड 2 भाग में डिवाइड है। नंबर 1, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का 75% वेट बनाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड फिर डिवाइड होती है डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। तो पहला पार्ट है पार्स डिस्टालिस। पार्स डिस्टालिस जो होता है, लार्जर पोर्शन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी का, और उसमें ये फॉलोइंग हार्मोन्स हैं जो कि संख्या में 6 हैं। ग्रोथ हार्मोन GH, प्रोलैक्टिन हार्मोन PL, थायराइड हार्मोन TSH। ये सब क्या है? एब्रीविएशन फॉर्म में बच्चों। एब्रीविएशन फॉर्म मतलब जब किसी चीज को हम छोटा करके लिखते हैं उसे हम एब्रीविएशन कहते हैं, ठीक है। तो ये PL इसका प्रोलैक्टिन का एब्रीविएशन है, GH ग्रोथ हार्मोन का है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का है, ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का LH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का FSH है, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगला हिस्सा आया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का पिछला हिस्सा है। जैसे हमारे शरीर का पिछला हिस्सा हमारी पीठ है, ठीक है, सामने वाला हिस्सा हमारी छाती है ना। तो तो उसी तरह से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का पिछला हिस्सा, जिसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, ये कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती है, बट ये हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोड्यूस 2 हार्मोन्स हैं जिनका नाम है ऑक्सीटोसिन, दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। ये दोनों हार्मोन ट्रांसपोर्ट होकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे आते हैं और वहां पे स्टोर होते हैं जब तक कि बॉडी, और रिलीज कब होते हैं, ब्लड में सिक्रीट कब होते हैं, जब बॉडी को इन ऑक्सीटोसिन या वैसोप्रेसिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की आवश्यकता एक फीमेल को होगी, वो भी किस दौरान? जब उसका 9 महीना पूरा हो जाएगा प्रेगनेंसी का और बच्चा बाहर आने को होगा, है ना। फुल टर्म होने के बाद ये हार्मोन सिक्रीट होता है कि यूट्रस में जोर लगे, कॉन्ट्रैक्शंस हो, दर्द हो और वो बच्चा पुश हो के वजाइना के थ्रू बाहर आए। और वैसोप्रेसिन हार्मोन तब सिक्रीट होता है, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन है। ज्यादा मात्रा में आपके शरीर से अगर यूरिन भी निकला तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका हार्मोन है वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट आया एड्रिनल ग्लैंड, हमारी पहली ग्रंथि जो हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है। कल ही हम लोगों ने यूरिनरी, कल नहीं परसों एक्चुअली किडनी पढ़ा था, तो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, इसीलिए इसको सुप्रारेनल कहते हैं। सुप्रा माने ऊपर, सुप्रा माने किसी चीज के ऊपर पाई जाने वाली, ठीक है, ऊपर ऊपर,
ठीक है। सुप्रा माने ऊपर, ठीक है, ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि है। रेनल माने किडनी, किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड है। दे आर ऑफ स्टार शेप, ये सितारे की आकृति की होती हैं। दे प्रोड्यूस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड कैटाकोलिमाइन, ये 2 प्रकार के हार्मोन सिक्रेट करती हैं जिन्हें हम इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या और कैटाकोलिमाइन कहते हैं। कैटाकोलिमाइन एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में तो बहुत सारे, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक है, कॉर्टिकोट्रॉपिक है, ये हार्मोन्स हैं। तो लोकेशन क्या होती है एड्रेनल ग्लैंड की? दे आर सिचुएटेड एंटीरियर टू द किडनी। ये जो एड्रेनल ग्लैंड होते हैं ये किडनी के सामने और उसके ऊपर उपस्थित होते हैं। ये पेयर्ड होते हैं क्योंकि 2 किडनी है, दोनों किडनी के ऊपर होते हैं, तो मतलब ये एक जोड़ा है, पेयर्ड है। दे आर डिवाइडेड इनटू आउटर एंड इनर जोन, ये 2 भागों में डिवाइडेड है, आउटर और इनर। एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला, और आउटर इनर जोन, तो आउटर जोन का नाम है एड्रिनल कॉर्टेक्स और इनर जोन का नाम है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होती है ये प्रेजेंट होती है आउटर साइड एंड इज लार्ज, ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड के बाहर पाई जाती है और ये आकार में बड़ी होती है। एड्रिनल मेडुला ये आपके एड्रिनल ग्लैंड के बीचों बीच में पाई जाती है और ये आकार में छोटी होती है। नेक्स्ट, मैं धीरे पढ़ा रही हूँ ना। एड्रिनल ग्लैंड देखो, ये किडनी है ना, किडनी के ऊपर ये वाइट दिख रहा है, ये एड्रिनल ग्लैंड है। अब ये एड्रिनल ग्लैंड को इन्होंने दिखाया ऐसे छोटा सा हिस्सा इसका काट के कि देखो इसके ऊपर कैप्सूल है, बीच में काला वाला पोर्शन मेडुला है और ये जो लाइट कलर वाला पोर्शन है एड्रिनल कॉर्टेक्स है। एड्रिनल मेडुला इसे कहते हैं, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा पीस कर लेके उसका दिखाया, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स ये लाइट पोर्शन, डार्क पोर्शन एड्रिनल मेडुला, और ये लाल और नीली हैं ये ब्लड वेसल्स हैं, अशुद्ध ब्लड वाली नीली, शुद्ध ब्लड वाली रेड वाली, तो ये ब्लड वेसल्स हैं जो कि उसमें उपस्थित हैं। तो ये स्ट्रक्चर इज वेरी गुड अगर आप बनाना चाहें। नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, बड़ी है आकार में। दूसरी चीज, इसका वेट 25 ग्राम है। तीसरी चीज, इसका कलर ब्राउन रेड है। फिर नेक्स्ट बात कि इनका लोकेशन और आकृति कैसा है। थायराइड ग्लैंड का लोकेशन है आपका 5वीं सर्वाइकल वर्टिब्रा। यदि आप अपनी रीढ़ की हड्डी देखेंगे ना, वो गले से स्टार्ट होती है। सर्वाइकल माने होता है गला, ठीक है। तो गले के पीछे रीढ़ की हड्डी का जो पोर्शन होता है, कि गले में जो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा होता है, गले की रीढ़ की हड्डी का हिस्सा, वो भी कौन से नंबर वाली? 5वें नंबर वाली। तो कहाँ से स्टार्ट होती है थायराइड ग्लैंड? 5th सर्वाइकल वर्टिब्रा से। छाती, हमारी जो छाती है, छाती के पीछे जो पीठ का हिस्सा है जहाँ पे रीढ़ की हड्डी का पोर्शन पाया जाता है, उसे थोरेसिक वर्टिब्रा, मतलब रीढ़ की हड्डी का वह हिस्सा जो हमारी छाती के पीछे आता है, और वो भी वर्टिब्रा संख्या में 26 होते हैं ना बच्चों। गले के 5, इसके थोरैक्स के 11-12, फिर कमर के 5, फिर कॉसिक्स या सैक्रम के 1-1, तो ऐसे होता है। तो थोरैक्स की पहली वर्टिब्रा तक, मतलब गले की आखिरी 5वीं वर्टिब्रा से लेके छाती की पहली वर्टिब्रा तक इनकी उपस्थिति दर्ज होती है, इनकी उपस्थिति पाई जाती है। किनकी? थायराइड ग्लैंड की। 5th सर्वाइकल वर्टिब्रा से 1st थोरेसिक वर्टिब्रा तक थायराइड ग्लैंड की उपस्थिति पाई जाती है। इट हैज, देखिए 1 सेकेंड, हाँ, इट हैज 2 lobes। थायराइड ग्लैंड के 2 खंड होते हैं, 2 भाग होते हैं, और ये दोनों भाग एक दूसरे से इस्थमस एक पट्टी है, जैसे मान लो ये लोब, बीच में ये पट्टी, इस पट्टी को इस्थमस कहते हैं, जो इस लोब को इस लोब से जोड़ती है। नेक्स्ट, इट्स शेप इज लाइक बटरफ्लाई, ये तितली जैसी दिखती है, ठीक है। ये ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि तितली जैसी दिखती है, बटरफ्लाई की तरह। इट कंटेन्स स्मॉल ओवल थायराइड फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू, इसके अंदर छोटे छोटे अंडाकार आकृति के थायराइड फॉलिकल, थायराइड ग्लैंड के छोटे छोटे
ऐसे ऐसे फॉलिकल्स उपस्थित हैं और साथ ही साथ स्ट्रोमल टिश्यूज भी पाए जाते हैं। थायराइड ग्लैंड में पाए जाने वाले ऊतक को स्ट्रोमल टिश्यू कहते हैं, वो भी इसमें उपस्थित है और थायराइड फॉलिकल्स भी इसमें उपस्थित हैं। नेक्स्ट आया आपका, कैसे देखो इसका आकार देखो, ये दिख नहीं रही तितली जैसी। बीच वाला हिस्सा एस्थमस है, ये लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है, ये ट्रैकिया है जो सांस की नली है जिसके ऊपर ये थायराइड ग्लैंड चढ़ी हुई है। तो ये स्ट्रक्चर इज गुड, आप इसे भी तैयार कर सकते हैं। ये थायराइड कार्टिलेज है, एडम सेप्टल, जो लड़कों के गले में ऐसे निकला हुआ रहता है नुकीला सा गर्दन में, उसको कहते हैं एडम सेप्टल। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड ये क्या होते हैं? इट इज लोकेटेड इन द नेक, ये भी गले में पाए जाते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं पैराथायराइड हार्मोन को, है ना, और ये संख्या में 4 होते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड संख्या में 4 होते हैं और इनकी असली बात क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं? थायराइड ग्लैंड के पीछे पाए जाते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के पीछे पाए जाते हैं और ये क्या कहते हैं, ये इनके 4 खंड होते हैं क्योंकि इनमें 4 लोब होते हैं। ये इन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये नेक में है, पैराथायराइड हार्मोन बनाती है और इसके पास 4 पैराथायराइड ग्लैंड है। ठीक है, और कहाँ उपस्थित है? थायराइड ग्लैंड के पीछे। नेक्स्ट देखो, ऐसे दिखाया इन्होंने, ये थायराइड ग्लैंड है तितली जैसी, यहाँ ये पहला पैराथायराइड ग्लैंड, ये दूसरा पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये तीसरा पैराथायराइड ग्लैंड, ये चौथा, तो 4 हो गए। स्ट्रक्चर इसका मटर के दाने के जैसे है। कलर इसका इट इज ऑफ येलो कलर, बट इधर तो ब्राउन दिख रहा है। मास इज ऑफ polygonal cell known as chief cells and oxyphil cells are present in this gland. यदि कोई पूछे पैराथायराइड ग्लैंड में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनका नाम बताइए, तो आप कहेंगे पहली कोशिका तो चीफ सेल है और दूसरी कोशिका ऑक्सीफिल सेल है। पहली चीफ सेल, दूसरी ऑक्सीफिल सेल, और इस आकार में कैसी है? पॉलीगोनल। पॉलीगोनल जिसके कई सारे साइड्स हों, ठीक है, पॉलीगोनल, पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, जिसके कई साइड्स हों वो पॉलीगोनल होता है। इस आकार की 2 प्रकार की कोशिकाएं पैराथायराइड ग्लैंड में हैं, जो कि चीफ सेल है और ऑक्सीफिल सेल्स है। ऐसे इन्होंने देखिए चित्र में दिखाया कि ऐसे दिखती है। ऑक्सीफिल सेल ऐसे बड़ी बड़ी हैं, पॉलीगोनल है देखिए आकार में, जिसके कई मुख हैं, और चीफ सेल देखिए छोटी छोटी है, ये भी पॉलीगोनल है, बस एक छोटी है आकार में। ये स्ट्रक्चर इज गुड, ये भी बना सकते हैं आप। ठीक है, फंक्शन एक्चुअली ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो माइक्रोस्कोप से देख के बनाया गया होगा। ठीक है, ये क्या करती है? पैराथायराइड ग्लैंड ब्रेक डाउन ऑफ बोन रिलीज कैल्शियम, बोन से रिलीज होने वाले कैल्शियम को ये तोड़ती है। दूसरा, ये फैसिलिटेट करती है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को। हमारे जो फूड में जो कैल्शियम आता है ना, उसको रुधिर द्वारा एब्जॉर्ब करने में मदद करती है, ब्लड द्वारा। तीसरा काम, लिमिटिंग कैल्शियम लॉस वाया यूरिन, ये कैल्शियम का लॉस जो यूरिन के द्वारा होता है उसे रोकती है। तो कुल मिला के सारा काम कैल्शियम का करती है। कैल्शियम को जो रिलीज हुआ है उसको तोड़ना, कैल्शियम जो खाने में आया है उसको ब्लड में ले जाना और कैल्शियम को यूरिन से ना निकलने देना, है ना। नेक्स्ट आया पैनक्रिया। पैनक्रियाज आपका देखिए, इसका ये पोर्शन हेड, ये नेक, ये बॉडी, ये टेल, और ये आपका ड्यूडेनम है, छोटा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रियाज होती है, इट इज अ लार्ज ग्लैंड। ये कैसी होती है? लार्ज होती है। कहाँ होती है? नियर द ड्यूडेनम एंड स्टमक। पैनक्रियाज आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम के पास और स्टमक के पास पाई जाती है। ठीक है, इट इज एक्सोक्राइन। ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों है। एक्सोक्राइन कैसे है? क्योंकि ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है, समझे। और वो पैनक्रियाटिक जूस कैसे सिक्रीट करती है? पैनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से। ठीक है, पैनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है, इसलिए इसको एक्सोक्राइन कहा गया। और एंडोक्राइन इसलिए है क्योंकि पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि डायरेक्ट ब्लड में, ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि डायरेक्ट ब्लड में,
इसीलिए, और जो एंडोक्राइन होता है वो बिना डक्ट के खून में डायरेक्ट सप्लाई करता है, एक्सोक्राइन डक्ट के द्वारा खून में सप्लाई करता है। तो इसीलिए पैनक्रियाज एक ऐसी इकलौती ग्रंथि है जो दोनों स्वभाव की है, एंडोक्राइन भी एक्सोक्राइन भी, डक्ट के द्वारा भी सिक्रीशन देती है और डक्ट के बिना भी। नेक्स्ट, इसका लोकेशन रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड है। रेट्रोपेरिटोनियल मतलब आपके एब्डोमेन के पिछले तल में पाई जाती है। जो एब्डोमेन की जो चमड़ी है ना, रेट्रो माने पीछे होता है, रेट्रो माने पीछे, ठीक है। किसके पीछे? पेरिटोनियम, एब्डोमेन की स्किन के पीछे पाई जाती है। ये 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसमें एक पार्ट हेड है, एक नेक है, एक बॉडी, एक टेल है। ये किससे कनेक्टेड होती है? डिओडिनम से, जो कि आप फिगर में भी देख चुके हैं कि डिओडिनम से, देखो ये डिओडिनम है, इससे ये जुड़ी हुई है। फिर नेक्स्ट, एक्सोक्राइन सेल्स रिलीज पैनक्रियाटिक जूस वाया डक्ट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो मैंने आपको पीछे बताया कि एक्सोक्राइन सेल जो होते हैं पैनक्रियास के, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं डक्ट के द्वारा। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में। नेक्स्ट आया आपका बच्चों लीवर। लीवर देखिए, ये लीवर है आपके 2 लोब, एक्चुअली 4 लोब होते हैं इसके, क्वाड्रेट, क्यूनेट और क्वाड्रिलैटरल। ये 4 लोब होते हैं। यहाँ पे ये दिखा रहा है लोब है, ये आगे 2 पीछे 2 होते हैं। ये हरा हरा जो है गॉल ब्लैडर है। जो लीवर जो बाइल जूस बनाता है उसको अपने में स्टोर करने का काम करता है। किसकी तरह? आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरह, हाइपोथैलेमस का हार्मोन स्टोर करने का काम। वैसे ही गॉल ब्लैडर भी लीवर के बाइल को अपने अंदर इकट्ठा करने का काम, संग्रह करने का काम करती है। अब यहाँ आया एम्प्यूला ऑफ वेटर। एम्प्यूला ऑफ वेटर एक्चुअली, क्योंकि ये सिस्टिक डक्ट जो गॉल ब्लैडर से आ रही है और पैनक्रियाटिक डक्ट जो पैनक्रियास से आ रही है, दोनों के मिलन से ये बनती है, इसलिए इसको कहते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर है। ये दोनों सिक्रीशन लेके आती है, बाइल का भी और पैनक्रियाटिक जूस का भी, ठीक है। तो ये भी स्ट्रक्चर अच्छा है अगर आप दिखाना चाहें, बट ऐसा सच हार्मोन में कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है बच्चों? फीमेल का यूट्रस है, ठीक है, जहाँ पे आपका बच्चा 9 महीने तक रहता है। और ये आपकी ओवरी है, ये यूट्रस का पार्ट है, ये सर्विक्स है, यूट्रस का माउथ है, ये वजाइना है। यहाँ से स्पर्म जाते हैं और इधर कहीं ओवम मिलते हैं इन्हें फैलोपियन ट्यूब में। फिर ओवम और स्पर्म कॉम्बिनेशन करके जाइगोट बनाते हैं, फर्टिलाइज होके, फिर इधर वो स्टोर होते हैं 9 महीने तक। और उसके बाद पार्चुरेशन, डिलीवरी होती है बच्चे की। स्ट्रक्चर, यूट्रस का स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि यूट्रस की जो पहली लेयर है जर्मिनल एपिथेलियम, जो ओवरी की आउटर कवरिंग बनाते हैं, ओवरी ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसकी आउटर कवरिंग का नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। ट्यूनिका अल्बुजिनिया एक वाइट कैप्सूल है जो जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे पाई जाती है, मतलब इस लेयर के नीचे ये लेयर है। ये कैसी है? वाइट कैप्सूल जैसी। ओवरियन कॉर्टेक्स, ये कहाँ लोकेट माने प्रेजेंट है, बीनीथ माने नीचे, इस लेयर के नीचे ओवरियन मतलब जर्मिनल के नीचे ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ट्यूनिका अल्बुजिनिया के नीचे ओवरियन कॉर्टेक्स। और इसके पास क्या होता है? ओवरियन कॉर्टेक्स के पास बहुत जरूरी चीज ओवरियन फॉलिकल्स, जिससे ओवा बनते हैं, ओवम बनता है। फिर नेक्स्ट है ओवरियन मेड्यूला। ये कहाँ उपस्थित है? ये भी ओवरियन कॉर्टेक्स के नीचे ओवरियन मेड्यूला, यही लिखा है, लोकेटेड बिलो ओवरियन कॉर्टेक्स। इसके पास क्या उपस्थित है? कनेक्टिव टिश्यूज, नर्व, ब्लड वेसल। एक्चुअली ये पोषण देने के लिए होती है। फिर आया ओवरियन फॉलिकल। ये कहाँ उपस्थित है? ओवरियन फॉलिकल भी ओवरियन कॉर्टेक्स के नीचे पाई जाती है। दे आर प्रेजेंट इन, नीचे नहीं, कॉर्टेक्स में ही उपस्थित होती है। दे कंसिस्ट, यहाँ पे ई है ये, दे कंसिस्ट ऑफ oocytes इन वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये ओवरियन फॉलिकल एक्चुअली प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल ऐसे करके ग्रो होता रहता है समय के साथ। तो ये वेरियस स्टेजेस में अपने अंदर अंडाणु को डेवलप करते हैं, ठीक है। ये हो गया पार्ट। यहाँ पे जैसे इन्होंने दिखाया कि ये आपके ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे तरीका इन्होंने शो किया। प्राइमरी ओवरियन फॉलिकल, सेकेंडरी ओवरियन फॉलिकल, oocyte, ग्राफियन फॉलिकल, फिर सेकेंडरी oocyte, ओवल्यूशन हो गया, ओवम निकल गया। अब इस ओवम को स्पर्म मिल गया ना, तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा और यूट्रस में जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली ये होता है ना। लेकिन अगर इस अंडे को स्पर्म नहीं मिला तो क्या होगा? अब ये जो पोर्शन था ना ग्राफियन फॉलिकल का,
ये ऐसे ऐसे देखिए येलो होता जाएगा, बीच का पार्ट इसका हटता जाएगा, जर्मिनल एपिथेलियम में बदलेगा, फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम में बदलेगा और बड़ा होएगा, फिर ये और छोटा होता जाएगा, श्रिंक कॉर्पस एल्बिकांस, और फिर ये टूट जाएगा और ब्लड वेसल से ब्लड के रूप में निकलना बाहर करेगा। तो ये स्ट्रक्चर है आपका जो कि फीमेल के ओवम के डेवलपमेंट के लिए है। एस्ट्रोजन हार्मोन का जो काम है वो यहाँ दिखाया गया। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ये रिलीज करते हैं फीमेल का गैमेट। फीमेल का गैमेट क्या है, ओवा। और क्या सिक्रेट करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, यूट्रस जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ओवरी के द्वारा सिक्रेट करवाता है। दे ऑल्सो सिक्रेट इनहिबिन कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड एफिसिट प्रोडक्शन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ना, जिसके जरिए ओवम का निर्माण होता है, उसके सिक्रीशन वो इनहिबिन के द्वारा, इनहिबिन क्या करता है, एफिसिट के सिक्रीशन को कंट्रोल कराता है, रुकवाता है। अब आया ये आपका, ये क्या है, मेल का, जो मेल्स होते हैं उनके जो है ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, टेस्टिस का, टेस्टिस देखने में ऐसी होती है। तो टेस्टिस का आप देखिए यहाँ पे हेड ऑफ एपिडाइडेमिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया लेयर है। तो यहाँ से ना ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म का निर्माण करते हैं। ये स्पर्म ऐसे से धीरे धीरे इस डक्ट के एपिडाइडेमिस के माध्यम से, वास्ट डिफरेंस के माध्यम से पेनिस के थ्रू मेल यूरेथ्रा से बाहर निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया फंक्शन क्या है टेस्टिस का, ये स्पर्म प्रोड्यूस करती है, और जो लेडिक सेल होती है इसी टेस्टिस के अंदर, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करती है। ठीक है, दो काम करती है टेस्टिस। फिर उसके बाद आया हार्मोन कौन से, वेरियस हार्मोन अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, प्यूबर्टी एंड सेक्सुअल बिहेवियर। बहुत तरह के हार्मोन होते हैं फीमेल्स में जो उसकी प्रेगनेंसी, उसके मासिक धर्म, पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करती है, प्यूबर्टी यंग एज को अफेक्ट करती है, और सेक्सुअल बिहेवियर को भी अफेक्ट करती है। सेक्सुअल बिहेवियर कम होगा या ज्यादा इन हार्मोन्स की वजह से। तो जैसे उसमें पहला हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे हम GnRH कहते हैं। ये कहाँ से सिक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस से। ये क्या कंट्रोल करता है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। दूसरा हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है और ये ट्रिगर करता है फॉलिकल की ग्रोथ को जो फीमेल में होती है, और मेल्स में ट्रिगर करता है स्पर्म के फॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये एफएसएच मेल और फीमेल में अलग अलग काम करता है। फीमेल में फॉलिकल की ग्रोथ कराएगा जो अल्टीमेटली अंडा बनाएगा, और मेल्स में स्पर्म बनाएगा, है ना, डायरेक्टली। थैंक यू बच्चों, आज का ये स्लाइड खत्म हुआ। मे बी अब कल से नया सब्जेक्ट आपको पढ़ाना होगा, और ये आपके सर से मुझे नोट्स मिलेंगे, उसके हिसाब से मैं आपको आगे का टॉपिक पढ़ाऊंगी। से आए तो आप प्लीज बताइए। केमिस्ट्री के लिए सर से आप लोग भी कहिए, मैं भी कहती हूँ, नहीं तो जो अगर मुझे दिया गया तो मैं पढ़ाऊंगी। जी निहाल जी बताइए। मैम मैं बोल रहा था कि जो लास्ट 5 years के या 10 years के जो पेपर्स है वो मतलब सिलेबस तो डिफरेंट होगा, तो मतलब मैं वो कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है कि कौन सा रिड्यूस हुआ है, या फिर तो बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ या फिर सेम ही है सब कुछ सिलेबस। तो ये काम बेटा आप ना समझदार हो, एक सिलेबस अपना डाउनलोड कर लो PCI की साइट से, है ना, और अगर नहीं है तो सिलेबस मतलब हम लोग की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आप सिलेबस से जो भी आप 10 साल का क्वेश्चन तैयार कर रहे हो तो मैच करो कि उस सिलेबस में है कि नहीं वो। आप खुद से पता चलोगे कि जो आप पढ़ रहे हो जिस भी सॉल्व बुक से, अनसॉल्व से, वो आपके सिलेबस में वो क्वेश्चन है कि नहीं। तो ये तो आप अपना सामने से खुद ही टिक लगा लोगे, मुश्किल से 1 घंटे का काम, एक सब्जेक्ट। और मैम केमिस्ट्री का आप मतलब सर को बताओ ना कि केमिस्ट्री का चालू है, क्योंकि केमिस्ट्री में आधी और कुछ चालू भी नहीं हुआ। हाँ, मैं सर से कहती हूँ मुझे ही कंटेंट दें, मैं देखती हूँ। नहीं तो वैसे केमिस्ट्री मेरा इतना अच्छा नहीं है ना, वो मैम बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, इसलिए वो ही पढ़ाएं। हाँ कोई बात नहीं, वो पढ़ाए पर उसको मतलब अब स्टार्ट कर दे तो अच्छा रहेगा। हाँ जरूरी है, वो केमिस्ट्री टफ सब्जेक्ट है। ओके, क्योंकि रिवाइज करना भी पड़ेगा ना उसको, इसलिए। हाँ ओके, मैं सर से कहती हूँ। ओके।
थैंक यू मैम। ओके जी, संदीप जी बताइए। हेलो, नमस्ते मैम। हाँ जी संदीप जी बताइए। बोला था मैम मतलब कि इस HAP मैम चैप्टर 14 के बाद एक लेसन और बचेगा ना मैम, 15 चैप्टर मतलब जो है इसमें टोटल चैप्टर 15 मैम। उसके बाद मतलब सोशल फार्मेसी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ तो इसके बाद जब ये फिनिश होएगा तभी नया सब्जेक्ट स्टार्ट कराएंगे। ये सर ने मेरे को बोला था। मैंने सर से कहा था कि बच्चे कोग्नोसी चाहते हैं या सोशल फार्मेसी चाहते हैं, तो सर ने कहा एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। अच्छा मैम, ऐसा करोगे मतलब HAP फिर मतलब सोशल फार्मेसी उसके बाद ऐसे करके करोगे मैम? हाँ ऐसा सर ने बोला है। ठीक है ठीक। हाँ ये भी सही है मतलब मैम, ये भी सही है। इसमें हमारा रिवाइज भी हो जाएगा मतलब। तो मैम उसके बाद मतलब सोशल फार्मेसी उठा लेना आप, ठीक है? वो तो आप करा सकती ना मैम, केमिस्ट्री नहीं करा सकती ना। कोई दिक्कत नहीं, मैं तो केमिस्ट्री भी करा लूंगी और ऐसा भी नहीं है कि पास नहीं करा पाऊंगी। केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई है सेकंड ईयर में, कि फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई है, पता नहीं अभी पीछे ही पढ़ाई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। आईपैक नहीं, मेरे को सिर्फ एक चीज फंसेगा, आईपैक नहीं। आईपैक में टफ चीज होती है और वो आती भी बहुत है, ठीक है? तो इसलिए लेकिन अगर फिर भी जिसको आईपैक नहीं याद होते हैं तो वो थ्योरी लिख के भी पास हो जाएंगे। इसलिए वो बच्चे कतई ना डरे जिनकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, वो थ्योरी पढ़ के भी पास हो सकते हैं। मेरा भी केमिस्ट्री मैम मतलब बहुत खराब है, मेरे को मतलब नहीं आता बिल्कुल भी। नहीं तो आप थ्योरी के सहारे पढ़ सकते हैं एकदम आराम से। अच्छा मैम, थ्योरी के हिसाब से है ना? लिमिट टेस्ट है ना आपके में? लिमिट टेस्ट सारा याद कर लेना, पक्का 10 नंबर में एक आना ही आना है ना? हाँ लिमिट टेस्ट है मैम। जी जी जी। इम्प्योरिटीज में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो पास तो आप ऐसे ही हो जाओगे अगर आपका लिमिट टेस्ट सारा तैयार है तो। आर्सेनिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारा। लिमिट टेस्ट ही शायद मैंने पढ़ाया था, मेरे वीडियोस भी होंगे पीछे। जी जी ठीक है जी। और मैम मतलब जैसे बच्चे को रेज करते हैं ना मैम, बीच में रेंज करते हैं, उनको मत लिया करो मतलब एंड में ही लिया करो। मतलब आप कंटिन्यू रखा करो क्लास के लिए जैसे भी रखते मैम। टाइम बहुत कम है हमारे पास, मतलब बच्चे डिस्टर्ब करते हैं ना मैम बीच में जो है। नहीं पहले तो मुझे थोड़ी गुस्सा आ गई, बट मुझे लगा यही मैंने सोचा कि नहीं बच्चों का नुकसान हो जाएगा। कोई ना मैम, मतलब मत लिया करो ना पहले से, मतलब क्लास से मतलब जैसे लास्ट होती है उसमें क्वेश्चन कर लिया करेंगे हम लोग। पढ़ाते हैं ना बेटा, ये टू करके मैसेज आता है तो ये लगता है क्या दिक्कत आ गई, टेंशन हो जाती है ना, मैसेज आ रहे हैं क्या, कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या। तो अब मैं ऐसे थोड़ी ना अंधों की तरह बिना देखे पढ़ाती जाऊंगी। ऐसे मतलब मुझे चेक करना पड़ता है ना कि क्या दिक्कत आ गई, इतने मैसेज क्यों आ रहे हैं। एक ह्यूमन कंसर्न है ये। कुछ बच्चे मैम इंटेलिजेंट है, मतलब अच्छे हैं पढ़ने में, तो वो डिस्टर्ब करते हैं बीच में। हम लोग तो कमजोर, हम लोगों का मतलब समय बर्बाद हो रहा है ना मैम इससे। तो नहीं हुआ ना, मैं आ गई ना पढ़ाने। नहीं हुआ ना मैम, मतलब जो बच्चे होते हैं उनके वो हो जाता ना मैम, अगर मतलब वो डिस्टर्ब करते रहेंगे ऐसे तो मैम कब तक रहेगा। तो उनको भी थोड़ा समझना चाहिए ना मैम। नहीं सब समझेंगे, सब छोटे बच्चे हैं। मेरी भी तो गलती है, मैं नोटिफिकेशन नहीं डालती हूँ, मेरी गलती है। कोई ना मैम, हमको तो पता है ना, मतलब 7:30 से 8 के बीच में आ जाता हम तो मतलब वेट कर लेते हैं मैम, मतलब नेट खोल के देखते रहते हैं कब आएगा नोटिफिकेशन, तुरंत ज्वाइन कर लेंगे हम लोग जो है। थैंक यू। ठीक है मैम, थैंक यू। निहाल फिर कुछ कह रहे हैं? हाँ जी निहाल बताइए, आपके क्वेश्चंस नहीं खत्म हो रहे। अरे मैम पर डाउट है मैम, मैं ये बता रहा था कि ऐसा हो सकता है कि आप सोशल फार्मेसी कंटिन्यू रखो और साइड में मैम केमिस्ट्री पढ़ाए तो जल्दी हो जाए। हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मैं आज उन मैम से भी स्पेशली बात करती हूँ और सर से बात करती हूँ, क्योंकि मैम अब पता नहीं कि हमारी एग्जाम गुजरात में कब, क्योंकि अगर जून में ले मतलब। हाँ ठीक है, आप परेशानी हो, मैं केमिस्ट्री के लिए कहती हूँ सर से। ठीक है, परेशान नहीं। ओके ओके ओके। केमिस्ट्री बहुत टेंशन है केमिस्ट्री का। जी सोनू जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मतलब मेरा पीओटी है 21 तारीख से मैम। पहला तो सिटिक्स है और सेकेंड में केमिस्ट्री है मैम, और HAP है। तो मैम कुछ बता दीजिए, मतलब कॉलेज वाले मतलब डरवा रहे हैं कि तुम्हें पास होना होगा, नहीं पास होना। केमिस्ट्री का मैंने वो करवाया, लगा देंगे। सुनो तो, केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर कराया था वो तैयार कर लो। केमिस्ट्री का नहीं, सुटिक्स पहला है, उसमें से मिलेगा बहुत क्वेश्चन। ठीक है जी मैम। मैम वो मतलब जो क्वेश्चन बनाया है सर वो अलग, मतलब 10 नंबर का भी क्वेश्चन बनाया है सर। क्वेश्चन पढ़ो,
टीचर हो सकता है उसे 2 नंबर में पूछ ले, 5 नंबर में पूछ ले, वो क्वेश्चन जरूरी है। नंबर कितने में किसने पूछा, मेरी मर्जी, मैं 10 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लूं, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ना। नंबर कितने में वो चीज वो अलग है, क्वेश्चन तो तैयार करो, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी मैम पीसीआई की तरफ से आया कि सबसे लॉन्ग क्वेश्चन 5 ही नंबर में होगा। मैम कॉलेज वाले 10 नंबर में बना रहे हैं। तुम दूसरी चीजों पे मतलब तुम लोग नंबर्स पे क्यों जा रहे हो, तुम लोग पहले पढ़ लो, मतलब जो आएगा वो लिखते जाना है, ये सब तुम्हारे मतलब का बात नहीं है अभी, ठीक है। ये तो क्वेश्चन पेपर ज्यादा क्वेश्चन, हम लोग क्यों क्वेश्चन पेपर का नंबर कब मतलब रखता है, जब हमारे पास समय कम हो तो हमें ये सोचना होता है कि ज्यादा भारी नंबर का, ज्यादा नंबर का कौन सा क्वेश्चन है और समय कम है तो हम पहले क्या करके फायदे में रहेंगे। तो इसके अतिरिक्त आप ज्यादा नंबर मत सोचो, ये सोचो कितना ज्यादा आप पढ़ लिए हैं, कितना ज्यादा आपकी तैयारी हो गई है, ये सोचो ना। जी मैम आप कोग्नोसी का 5 चैप्टर पढ़ा दीजिए मैम। सर बताएं कि उसमें से 30 नंबर का आता है, हम 30 नंबर का क्वेश्चन दिए। परेशान नहीं हो बेटा, परेशान नहीं हो, हम पढ़ाते हैं। कोग्नोसी को आप कहते हो कोग्नोसी, कोई कहता है, या तो ऐसा करेंगे एक चैप्टर कोई ऐसे पढ़ें। मैं मतलब आप 2 बार रिवाइज करा दीजिएगा, मतलब 5 चैप्टर कोग्नोसी का। अच्छा 5 चैप्टर, कौन जी सा मैम 5 चैप्टर? उसमें तो कोग्नोसी का मैम मतलब 62 ड्रग्स है उसमें 5 चैप्टर में, वो आने वाली है। जी मैम। अच्छा ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके थैंक यू। अब मैं भी लीव कर रही हूँ।